नमस्कार, मैं विवेक इटर्नल एजुकेशन पे आप सबका स्वागत करता हूं। हम पेट 2023 के लिए रिवीजन सीरीज शुरू किए हुए थे, जिसमें हम इतिहास के टॉपिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसी में अगली कड़ी में हम मौर्य वंश में सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम के सिलेबस में दिया हुआ है। और जितना एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो उतना ही पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा पीएचडी करने की हमें आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सिर्फ एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस को ही पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सम्राट अशोक के अन्य नाम थे देवानाम प्रियदर्शी, अशोकवर्धन, मगधाधिराज, बुद्धशाक। इसे इन नामों से भी जाना जाता था। इसके पिता बिंदुसार थे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। माता इनकी सुभद्रांगी थी, जिनको धम्मा भी कहा जाता था। पत्नी इनकी असंघमित्रा, जो मुख्य रानी थी। महादेवी से इनको महेंद्र और संघमित्रा एक पुत्र और एक पुत्री हुई थी। इन्हीं दोनों को इसने श्रीलंका भेजा था प्रचार करने के लिए बौद्ध धर्म का। पद्मावती रानी थी, उनसे कुणाल इनका बेटा था। तिस्सरक्षिता थी। कारुआकी इनकी प्रेमिका थी, ये भी पत्नी थी। इससे इनको तीवर पुत्र हुआ था। मुख्यतः आप ये याद रखिए, महेंद्र और संघमित्रा इन दोनों को ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी तीवर, कुणाल इन लोगों को नहीं पूछा जाता। गद्दी पर यह बैठा था 269 ईस्वी में। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है। अशोक नाम का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो मास्की अभिलेख में सबसे पहले मिलता है अशोक के नाम का उल्लेख। फिर गुर्जरा अभिलेख में, नेत्तूर, उदयगोलम, इन सब में भी मिलता है, लेकिन सबसे पहले उल्लेख मास्की अभिलेख में हुआ था। बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला भेजा था विद्रोह को दबाने के लिए। पहले तो इसने सफलतापूर्वक उसको किया था, जिसे खुश होकर इसने, और ये गद्दी पर बैठने के पूर्व यह अवंती का राज्यपाल था। इसने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी, तब यह गद्दी पर बैठा। और जिस समय अशोक का शासन था उस समय प्रांत को चक्र कहा जाता था। अब इसने अपने राज्यारोहण के 8वें वर्ष में ही कलिंग पर आक्रमण कर दिया था 261 ईसा पूर्व में। और वहाँ पे जो राजा उस समय राज कर रहा था, उस समय नंद था जो राजा वहाँ पे राज कर रहा था, उसको इसने पराजित कर दिया था। पराजित करने के बाद इसने इतना ज़्यादा नरसंहार देखा। उस नरसंहार को देखने के बाद इसका हृदय में परिवर्तन हो गया कि अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो उसके बाद से इसने युद्ध लड़ना बंद कर दिया। इसको उपगुप्त, कहीं आपको उपगुप्त मिलेगा, न्योगोथ मिलेगा। अगर इन दोनों में से आ जाए तो आप न्योगोथ को टिक मारेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। उपगुप्त मिलेगा, न्योगोथ मिलेगा। इन्होंने बौद्ध शिक्षा दी थी, इनकी वजह से बौद्ध धर्म उसने नहीं धारण किया था। इन्होंने सिर्फ उसको दीक्षा दी थी बौद्ध धर्म की। मोगली पुत्तिस के प्रभाव में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने अपने पुत्र व पुत्री को श्रीलंका भेजा था। वहाँ पर उस राजा, श्रीलंका के राजा तिस्स थे, जिसको इसके पुत्र और पुत्री ने बौद्ध धर्म का अनुयायी बना दिया था। अशोक के 14 शिलालेख एवं 7 स्तंभलेख मिले हैं। अब ये जान लीजिए कि उनमें से प्रमुख स्तंभलेख या शिलालेख कौन से हैं अभिलेख के बारे में। अशोक के अभिलेखों में जो लिखे गए थे मगधी प्राकृतिक मतलब लिपि जो थी, ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, खरोष्ठी लिपि में मिले हैं, आर्मेयिक और ग्रीक ये लिपि हैं, इन लिपियों में भी मिले हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कौन कौन से लिपि में ये सब मिले हुए हैं। तो ये जो ब्राह्मी थी, ब्राह्मी लिपि, और जो खरोष्ठी है, तो ये उत्तर पश्चिमी जो पाकिस्तान का इलाका है वहाँ पे मिलता है। और ये आर्मेयिक और ग्रीक आपको अफ़गानिस्तान के इलाके में मिलते हैं। इसमें शिलालेखों की खोज किसने की थी? तो पाद्रेटी फैन टेलर नाम के थे, जिन्होंने 1750 एडी ईस्वी में इसकी खोज की थी। उसके बाद शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा कितने था? सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। और याद रखिएगा, कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित अभिलेख किसमें उल्लेख है? तो हाथी गुम्पा में है, जो कि भुवनेश्वर में पड़ता है।
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कलिंग नरेश खारवेल, लेकिन जिस समय अशोक ने उस पर आक्रमण किया था उस समय कौन राजा था? नंद था। सारनाथ में धमेक स्तूप है। 1905 इसमें यहाँ पे स्तंभ लेख खोजा गया था। कलिंग युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। हमें ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, और इसको याद रखिएगा। कौशाम्बी अभिलेख को अकबर अपने समय में वहाँ से कौशाम्बी से उठा के इलाहाबाद लेता आया था। फिर इसी कौशाम्बी अभिलेख में अशोक का भी जिक्र है, बीरबल का भी जिक्र है, और जहांगीर का भी जिक्र है। तो आप इसको याद रखिएगा। अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किसमें है? 7वें और 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किस अभिलेख में घोषित किया है? तो बहाब्रू का जो स्तंभ लेख है उसमें अशोक स्वयं को मगध का सम्राट बताया गया है। यह जयपुर में है, ये याद रखिएगा। ये कहाँ पे है? ये याद रखिएगा, हाथी गुम्फा भुवनेश्वर में है। बहाब्रू अभिलेख कहाँ पे है? जयपुर में है। कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित, अच्छा हाँ ये दोबारा हो गया, अभी अभी हमने पढ़ा था हाथी गुम्फा। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। भारतवर्ष का पहला जिक्र अशोक के, उसमें अशोक के समय में दुर्भिक्ष अकाल पड़ा था, तो अकाल की जानकारी कौन देता है? सोहगौरा अभिलेख। सोहगौरा अभिलेख से हमें अकाल की जानकारी मिलती है। यह गोरखपुर इलाके में है। पशुबल की निंदा पहले शिलालेख में की गई है, जिसे गिरनार संस्करण के नाम से भी जानते हैं। और भारत पर हूणों के आक्रमण का उल्लेख गाजीपुर के भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है। तो अशोक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण चीज़ें कवर हो गई। इनको आप बार बार 1-2 बार रिपीट करके देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें दिमाग में छप जाएंगी। तो एग्ज़ाम देने जब जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको ये नहीं लगेगा कि इससे बाहर से आया हुआ है, इसी में से पूछा जाएगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो जल्द ही आ जाएगी, क्योंकि मैं इसमें जल्दी वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपका समय से पहले रिवाइज हो जाए और मॉक टेस्ट हल करने लगें। मैं कोशिश करूँगा कि मॉक टेस्ट मैं आपको अपने चैनल पे ही प्रोवाइड कर दूँ, तो आपको कोई कोर्स ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े। तो हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है ये सीरीज़ तो लाइक कीजिए। मैं इसमें सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 करके कवर कर दूंगा और जल्दी करूंगा, बिना समय आपका बर्बाद किए। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।